हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। यहाँ हम कक्षा 9 में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 5 की जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने कुछ इस चैप्टर में बातें किया था जहाँ पर हमने देखा था कि जो कोशिका की खोज है वो किस प्रकार से हुई थी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोशिका के खोज में जो रॉबर्ट हुक है उनका महत्वपूर्ण योगदान था और उसके पश्चात हमने कोशिका के कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा किया और उसके पश्चात हमने देखा था कि जो एक कोशिकीय सजीव है और बहुकोशिकीय सजीव है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके शरीर में उनका श्रम विभाजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा किया। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कारण दीजिए कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए, संरचनात्मक मतलब क्या कि संरचना किस प्रकार से हुई होगी उसका, और क्रियात्मक मतलब क्या कि वो जो कार्य करती है उसके बारे में हम उसके बातें करते हैं। तो देखिए, एक कोशिकीय जो सजीव होता है वो एक ही प्रकार की कोशिका का बना होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखिए कि इनके जो शरीर का जो सभी मूलभूत कार्य है वो भी ये एक कोशिक सजीव ही करते हैं। देखिए, इन कोशिकीय सजीव के अंदर आए होते हैं कोशिकांग। अब ये कोशिकांग क्या करते हैं कि इनके अंदर का जो भी सारे काम है वो सारे के सारे काम ये अकेला कोशिका ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोशिका है वो सारे के सारे काम करती है, मतलब कि क्रियात्मक इकाई कोशिका है। उसी के पश्चात बात करते हैं तो उच्च कक्षा के जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, अब उनके अंदर हमें अलग अलग स्तर का आयोजन देखने को मिलता है। जिसमें हम लोग देखते हैं तो उनके अंदर ऊतक देखने को मिलता है, अंग देखने को मिलता है और अंग तंत्र स्तर का हमें उसके आयोजन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की शुरुआत होती है कोशिका से। अब जो कोशिका है वो मिलकर बनाते हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारे पूरे के पूरे शरीर की रचना होती है। इस प्रकार से जो ये अंग तंत्र स्तर का आयोजन है ये हमें देखने को मिलता है, जो किससे बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है। तो इस हिसाब से जो कोशिका है वो हमारी संरचनात्मक इकाई है, मतलब कि हमारी शरीर की जो संरचना है वो भी किसके द्वारा हुई हुई है, कोशिका के द्वारा हुई है। तो देखिए, तो बहुकोशिकीय सजीव में इसके अतिरिक्त जो अनेक क्रियाएं जैसे कि श्वसन हो गया या फिर प्रकाश संश्लेषण हो गया या फिर प्रजनन हो गया इत्यादि जो क्रियाएं वो भी कोशीय स्तर पर ही हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यह कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों प्रकार की इकाई है। इसके पश्चात हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि कोशिका के मुख्य रचनात्मक भाग कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कि कोशिका के मुख्य रूप से 3 रचनात्मक भाग हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और तीसरा होता है केंद्रक द्रव्य। अब ये कहाँ कहाँ आए हुए थे, तो देखिए, मान लीजिए कि एक ये कोशिका है, तो ये कोशिका के अंदर ये जो बाहर का आवरण आया हुआ है ना, इसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। और उसके पश्चात इसके अंदर मतलब कि अंदर की तरफ केंद्रक आया होता है, और उसी के पश्चात ये आजू बाजू की तरफ जो होता है वो पूरा का पूरा लिक्विड मतलब कि जो द्रव्य स्वरूप के अवस्था के पदार्थ आए होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इस प्रकार से इसके अंदर 3 प्रकार की अंगिकाएं हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि प्लाज्मा झिल्ली के स्थान, लक्षण और कार्य के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली का स्थान। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली होता कहाँ पर है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली है यह कोशिका रस का सबसे बाहर की परत में आया हुआ है। याद रखिएगा कि कोई भी प्लाज्मा झिल्ली होता है तो ये जो कोई भी प्राणी कोशिका होता है तो प्राणी कोशिका का जो सबसे बाहर का जो स्तर होता है ना उसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और उसी प्रकार से, परंतु यह बात वनस्पति कोशिकाओं के लिए लागू नहीं पड़ती। देखिए, जो वनस्पति कोशिकाएं होती है ना उनकी सबसे बाहर का आवरण होता है कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ आया होता है प्लाज्मा झिल्ली। तो अगर ये आपसे कहा जाए कि प्राणी कोशिका की, तो प्राणी कोशिका में सबसे बाहर का आवरण आया होगा प्लाज्मा झिल्ली, परंतु वनस्पति कोशिका का सबसे बाहर का आवरण आया होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर प्लाज्मा झिल्ली आया होता है। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है।
उसी प्रकार से अब इसके लक्षण के बारे में बातें करते हैं। तो देखिए ये एक जीवंत है, मतलब क्या है कि ये जीवित है, आप इस पे मारोगे दर्द करोगे तो इसको फीलिंग होगा। उसके पश्चात ये पतला है और स्थितिस्थापक और नाजुक है। उसी प्रकार से ये एक वर्णनात्मक झिल्ली। अब वर्णनात्मक झिल्ली क्या होता है तो समझिए, देखिए ये ऐसे वर्णनात्मक झिल्ली, इसे ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो अपने पसंद के पदार्थों को अंदर आने देता है और अपने पसंद के पदार्थों को अंदर अपने से बाहर जाने देता है। मतलब कि पसंद की मान होता है, जो इसे यूजफुल होगा उसे अंदर आने भी देगा और जो इसके लिए हानिकारक होगा उसे वो बाहर जाने भी देगा। ये दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कोशिका झिल्ली है ये बाह्य पर्यावरण से जो कोशिका को है वो अलग करता है। देखिए ये जो कोशिका है यहाँ पर आई हुई और जो बाह्य पर्यावरण है वो, ये बाह्य पर्यावरण और कोशिका एक दूसरे को क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है प्लाज्मा झिल्ली। अब क्या होता है कि कोशिका के अंदर के द्रव्यों को ये आवरण देने का भी कार्य करता है। देखिए जब ये जो प्लाज्मा झिल्ली ये क्या करेगा कि ये जो कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य आए होते हैं उसको इधर संचित रखने का काम करेगा, उसको एक प्रकार का आवरण देगा जिससे उसकी रक्षा होगी दूसरे जो सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा। उसी प्रकार से बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जो है वह क्या करेगा कि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियमन करेगा। और यह नियमन दोनों तरफ का होता है। मतलब क्या है कि जो इसके लिए जरूरी पदार्थ है उसको अंदर आने भी देता है और जो हानिकारक पदार्थ है उसको अपने से बाहर निकाल भी देता है। मतलब कि वर्णनात्मक, मतलब कि पसंद की मान पारगम्य झिल्ली के रूप में यह कार्य करता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो ये दूसरी प्रकार की क्रियाएं भी करता है, जिसमें ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसको विसरण की जो क्रिया है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर आने देता है और अपने अंदर से बाहर जाने भी देता है, जिसके द्वारा हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। उसी के पश्चात हम बात करते हैं कि परासरण में। तो देखिए अब विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए परासरण में क्या होता है कि ये देखिए ये जो क्या करता है कि परासरण की क्रिया में क्या करता है कि ये जो द्रव्य अणु होता है उसको अंदर आने भी देगा और उसको बाहर लेके भी जाएगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं कि ये एक प्लाज्मा झिल्ली की आपको रचना दी गई है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली की रचना है ये कोशिका के सबसे बाहर का आवरण आपको दिया गया है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड का। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, तो देखिए फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फेट का बना होता है, मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी आए होते हैं और उसके पश्चात इसके अंदर जो बाहर का आवरण है वो लिपिड्स का भी होता है, मतलब कि इसको चर्बी और प्रोटीन दोनों प्रकार के अणुओं का ये बना होता है। देखिए ये जो बाहर का जो सबसे ऊपर का लाल कलर का आपको आवरण दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है फॉस्फेट। और उसी के पश्चात ये जो तुम्हें आप लोगों को ये जो खड्डे में छुपा हुआ दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है प्रोटीन। इस प्रकार से यहाँ पर फॉस्फेट और प्रोटीन दोनों प्रकार के आवरण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ये जो फॉस्फेट के दो आवरण के बीच में आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का आवरण है इसे कहा जाता है जलावितरांगी, मतलब कि ये जो है वो जलारुनांगी होता है, मतलब कि जल के अणुओं के साथ ये क्रिया करता है, जल के अणुओं को अंदर आने देता है, जल के प्रति आकर्षण करता है। और जो दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है जल वितरांगी, मतलब क्या कि ये जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि ये जल से दूर जाते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो आप प्लाज्मा झिल्ली की रचना देख सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं विसरण, अर्थात क्या विसरण कैसी क्रिया होती है, कोशिका में वायु विनिमय के आधार पर हमें विसरण को समझाना है। तो देखिए जब भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे हम कहते हैं विसरण। मतलब कि याद रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि पदार्थ हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से हमेशा अपने निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। मतलब क्या कि जहाँ पर समझो कि जहाँ पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है और एक तरफ ऑक्सीजन की कम मात्रा है, तो पदार्थ क्या करेगा कि ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ऑक्सीजन की कम मात्रा की तरफ गति करता है। इस प्रकार से पदार्थ की गति देखने को मिलती है। तो ये जो विसरण है, विसरण हम किसे कहेंगे, तो देखिए जब वायु के अणुओं की गति इस प्रकार से होती है ना, पदार्थ की उच्च सांद्रता से पदार्थ के निम्न सांद्रता की तरफ जब वायु के अणुओं की गति होती है तो उसे हम कहते हैं विसरण। उसी प्रकार से यदि जल के अणुओं की गति इस प्रकार से पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती हो तो उसे हम कहते हैं परासरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण के बारे में। तो देखिए पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो तो उसे हम कहते हैं विसरण। उसके पश्चात हम बात करते हैं जब कुछ पदार्थ, जैसे कि हम बात करें CO2 की, तो ये जो CO2 है वो हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो बाहर का वातावरण है वहाँ CO2 की मात्रा हो जाती है कम।
तो बाहर के वातावरण की तुलना में हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा अधिक हो गई है। तो अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, विसरण का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ की अधिक सांद्रता है वो अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे शरीर के अंदर CO2 की सांद्रता हो गई है अधिक, और जो बाहर का वातावरण है वहां पे CO2 की सांद्रता है कम। तो क्या होगा कि ये जो CO2 है वो बाहर की तरफ गति करेगा, जिसके वजह से हम लोग उच्छ्वास की क्रिया करते हैं और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यार हमारे शरीर के अंदर CO2 आया कहाँ से। तो देखिए CO2 कहाँ से आया होगा, तो सबसे पहले आप देखिए, हमें पता है कि देखिए जो हम भोजन करते हैं तो भोजन का होता है पाचन। पाचन के पश्चात क्या होता है कि वो हमारे रुधिर के अंदर चला जाता है। अब रुधिर के अंदर जाने के पश्चात क्या होगा कि वो हमारे विभिन्न कोशिकाओं के अंदर जाएगा। अब कोशिका के अंदर जाने के वजह के बाद क्या होता है कि वहां पर उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दहन। अब दहन जब होता है तो उस समय बहुत ही अधिक प्रमाण में निकलता है एनर्जी, जो ATP के रूप में होता है। अब वो एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं अपना दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए, और उसके पश्चात जो ये वो ATP बनता है उसी के साथ साथ ये जो CO2 है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बन जाता है। तो ये जो CO2 है उसको हम लोग उच्छ्वास की क्रिया के द्वारा शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जिसमें ये जो विसरण की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब याद रखिए कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन विहीन रुधिर। अब ऑक्सीजन विहीन रुधिर किसे कहते हैं, तो जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, किसलिए कि हमने श्वास के अंदर ऑक्सीजन लिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक है। तो क्या करेंगे कि जो CO2 का अधिक सांद्रता है वो अपने कम सांद्रता की ओर गति करेगा। देखिए यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक है और यहाँ पर CO2 की मात्रा कम है। तो CO2 का जो अधिक सांद्रता है वो अपने कम सांद्रता की ओर गति करता है, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और इस प्रकार से रुधिर के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो हमारे शरीर के अंदर वहन करता है। तो इस प्रकार से जो यह अंतःकोशिका है वो अंतःकोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो यह विसरण की प्रक्रिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके पश्चात हम बात करते हैं सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार के बारे में। तो देखिए सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार के हम बात करें तो इससे हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के विलयन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है समपराशरी विलयन, दूसरा हमें देखने को मिलता है अल्प परासरणदाबी विलयन, और तीसरा हमें देखने को मिलता है अति परासरणदाबी विलयन। तो उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि परासरण क्या चीज़ होता है। तो याद रखिए जैसे कि मैंने आपको बात किया कि जो विसरण जो प्रक्रिया होती है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो हमें गैस के अंदर देखने को मिलती है। जो गैस के अणुओं का वहन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो तो उसे हम कहते हैं, हम कहेंगे विसरण। और यदि हम लिक्विड मतलब कि द्रव के अणुओं का वहन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता हो तो उसे हम कहेंगे परासरण। तो देखिए परासरण का मतलब हम कैसे समझते हैं, तो देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 टाँकी दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं कि एक जो टाँकी है वो पानी से संपूर्ण रूप से भरा हुआ है और जो दूसरा टाँकी है वो खाली है। तो अब बताइए कि जल के अणुओं का वहन किस तरफ से होगा, तो आपको सीधी सी बात पता है कि देखिए पानी के ज़्यादा भाग से जल के अणुओं का वहन कम भाग की ओर होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है अधिक भाग से कम भाग की ओर पानी का जो वहन हो रहा है इसी को हम कहते हैं परासरण। तो अब परासरण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए यदि कोशिका के माध्यम में रखा गया विलयन अपने बाह्य सांद्रता मतलब कि जो जल का सांद्रता है और कोशिका का सांद्रता है, दोनों का सांद्रता यदि समान हो तो जल का वहन बिल्कुल होगा नहीं। तो ऐसे विलयनों को कहा जाता है समपराशरी विलयन। देखिए यहाँ पर मैंने कोशिका रखी हुई है, रुधिर कोशिका रखी है, और यहाँ पर मैंने पानी रखा है। तो देखिए यहाँ पर रुधिर कोशिका और पानी दोनों का सांद्रता समान है, इसलिए जल का वहन कुछ होता नहीं है, और ऐसे विलयनों को कहा जाता है समपराशरी विलयन। और इसके वजह से कोशिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर हमें देखने को मिलता नहीं है। उसी प्रकार से हम बात करें तो अल्प परासरणदाबी विलयन किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि यदि कोशिका को हम लोग तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात कि जल में या शक्कर अथवा नमक की कम मात्रा वाला और जल अधिक मात्रा में हो ऐसे विलयन में हम रखेंगे तो क्या होगा, तो जो बाहर जो जल है, देखिए यहाँ पर बाहर जल की मात्रा अधिक है और कोशिका के अंदर जो है वो जल की मात्रा कम है। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि जल हमेशा कहाँ जाएगा, अपने उच्च सांद्रता से अपने निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। तो क्या होगा कि जो विलयन का जो जल है वो कोशिका के अंदर गति करेगा। अब देखिए कोशिका के अंदर अगर जल के अणु बढ़ेंगे तो देखिए कोशिका क्या होगा, फूल जाएगा। तो कोशिका फूलेगा तो इसके वजह से हमें कोशिका का फूला हुआ दिखाई देता है। अब एक मात्रा से अधिक जब इसके अंदर जल भर जाएगा तो कोशिका फट जाएगा, इसे हम कहते
कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अति परासरणदाबी विलयन किसे कहा जाता है। तो देखिए, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल के विलयन से अधिक सांद्र हो तो ऐसे विलयन को कहा जाता है अति परासरणदाबी विलयन। देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक आकृति आप देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो जल है वो जल में जो सांद्रता है जल की, यहाँ पर जल की सांद्रता कम है, विलयन में जल की सांद्रता कम है, जबकि ये जो कोशिका है, कोशिका में जल की सांद्रता अधिक है। अब मैंने आपको जैसे ही बात की कि परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जल की अधिक सांद्रता से जल अपने निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तो उसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ से जो जल है वो बाहर की तरफ गति कर जाता है, जो कोशिका से जल बाहर चला जाता है। अब देखिए, कोशिका में से जल बाहर गया तो जल बाहर जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो कोशिका है वो सिकुड़ जाता है और वो आपको सिकुड़ा हुआ आपको नजर आएगा, जिसे आप कहते हैं अति परासरणदाबी विलयन। उसी के पश्चात हम आगे के बारे में बातें करेंगे कि कोशिका जीवन के महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, कोशिका के जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण हमें घटना देखने को मिलती है उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कोशिका के जीवन में है वो विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि मैंने बाद में बात ही की थी कि जो हमारे शरीर के अंदर CO2 और O2 का वहन है, उसका वहन किसके द्वारा होता है, तो वो विसरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो विसरण है वो हमारे शरीर के अंदर जो गैस के अणु हैं उसके आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कोशिका अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी ये इसे सहायता करता है। तो जो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात में हम बात करते हैं कि कोशिका के विभिन्न अणुओं को अंदर आना और बाहर निकलना वो भी किसके आभारी है, तो विसरण की अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा के परिवहन के लिए जो आवश्यक मात्रा में जो क्रियाएं होती है उसमें विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना बताइए और एंडोसाइटोसिस अर्थात क्या उसके बारे में हमें समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई है उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो याद रखिए क्या बहुत ही लचीली होती है और वो बहुत ही स्थितिस्थापक होती है। उसके पश्चात ये किसकी बनी होती है, तो देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी होती है लिपिड्स की बनी होती है। अब लिपिड्स किसे कहते हैं, तो लिपिड्स जो होते हैं उसे हम चर्बी कहते हैं। तो ये जो है वो चर्बी की बनी होती है, जैसे हम फॉस्फोलिपिड के रूप में मानते हैं। और उसी प्रकार से इसके ऊपर प्रोटीन भी खुपे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको आकृति के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर प्रोटीन खुपे होते हैं और ये जो है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। और उसके बारे में बात करते हैं। उसके पश्चात हम बोलते हैं कि एंडोसाइटोसिस किसे कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोशिका जो झिल्ली है वो जीवन में एक कोशिका में बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने और अन्य पदार्थों को भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है और ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है ना, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अमीबा के अंदर। अब देखिए, अमीबा के अंदर तो मुंह, अमीबा के पास तो मुंह आया होता नहीं है, अब परंतु उसका आकार होता है अनिश्चित। अब उसका अनिश्चित आकार किसके वजह से होता है, तो देखिए उसका जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो बहुत ही स्थितिस्थापक और बहुत ही लचीला होता है, इसके वजह से उसका आकार बहुत होता है अनिश्चित। अब क्या होता है कि जब भी खुराक के कण अमीबा के आजू बाजू आते हैं तो वो क्या करता है कि अमीबा जो है वो अपने पादप को विकसित करता है। पादप को विकसित करने का मतलब क्या कि ये जो अपना प्लाज्मा झिल्ली है वो उसके द्वारा उसको घेर लेगा और उसके पश्चात वो भोजन के कण को ग्रहण कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर भोजन के कण है तो अमीबा क्या करेगा कि ये भोजन के कण को ऐसे आके अपना घेर के बाद में भोजन के कण को ग्रहण कर लेगा। अब उसका भक्षण करने के पश्चात क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी लाइसोसोम्स आए होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, तो देखिए लाइसोसोम के अंदर होते हैं पाचक उत्सेचक। अब पाचक उत्सेचक क्या करेंगे, तो ये जो हम भोजन का कण है ग्रहण किया है उसका वो पाचन करेंगे और पाचन के पश्चात क्या होता है कि वहां से वो लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं और एनर्जी प्राप्त करने के पश्चात देखिए वहां पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ कैसे करते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ भी उनके अंदर बनते हैं, तो उनको वो लोग उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आकृति में देखिए, तो देखिए यहाँ पर भोजन के कण है। अब यहाँ पे जो अमीबा है वो क्या कर रहा है, अपने पादप को विकसित कर रहा है और विकसित करने के पश्चात क्या करेगा कि भोजन के कण को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के पश्चात ये जाएगा उसके अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे लाइसोसोम्स आए होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि कोशिकांग जो आए होते हैं वो उसके अंदर होते हैं पाचक उत्सेचक के द्वारा भोजन का पाचन करेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपने शरीर के बाहर निकाल देगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।